यस ये सर। 53 दोबारा आ गया इसमें, तो मालूम नहीं था। और कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है? सर ऐसे नंबर तो याद नहीं, लेकिन बहुत जो a/√2 है ना, जिसके आंसर r की वैल्यू, ओके, वो भी रिपीट हुआ है वो मतलब। 4 बार रिपीट हुआ सर। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बहुत कम टाइम में पेपर बना था, इसलिए इस बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी तो सबके अलग अलग थे, मतलब क्वेश्चन ही जो डाटा बेसिस में अलग अलग कॉपी हो गया होगा, अलग अलग नंबर से। सर आपके माइक से बहुत तेज आवाज आ रही है। मेरे माइक से यस सर, बहुत तेज आवाज, आ रही थी बिल्कुल। मेरा आवाज क्लियर नहीं दे रहा है, या फिर आवाज तो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है? क्योंकि यहाँ कुछ चल नहीं रहा, कोई आवाज तो नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल शांत है यहाँ पर अगल बगल। सर अभी पहले आ रही थी, बैकग्राउंड वॉइस सब क्लियर है। सर 55 देखना। ये वाला क्वेश्चन 64 ये रिपीट हुआ है। 55 एक बार देखो सर, 55, मेरे को डाउट है उसमें। ये 55। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल एज शोन बिलो। इसका पैकिंग एफिशिएंसी बताना है, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर टू डायमेंशनल है, तो अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हो? यहाँ पर तुम देखोगे टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस, है ना। तुम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हो, अगर स्फीयर यहाँ पर है तो पैकिंग फ्रैक्शन पर निकालोगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो ऊपर क्या लिखते हो बेटा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये तो होता है टोटल वॉल्यूम, यस। मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर ये लेंथ एल है, यहाँ से जो लेंथ यहाँ पर लिखा गया एल है, तो वॉल्यूम एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम ना होकर तुम एरिया लिखोगे, क्योंकि टू डायमेंशनल है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ना लिखकर एरिया लिखोगे। तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा, जो एरिया है, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना। अगर तुम बात करोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, कॉर्नर टू कॉर्नर जाओगे, है ना, तो देखो यहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर जाओगे तो लेंथ कितना होगा, जो लेंथ है, लेंथ हो जाएगा √2L। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ डायग्राम को। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, बीच वाला स्फीयर है, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, और एक स्फीयर ये है। तो अगर यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक लेंथ लोगे, तो ये लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा √2L हो जाएगा, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, ये हो जाएगा √2L डिवाइड बाई 4। ये तो होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे? तुमने यस सर। कॉर्नर टू कॉर्नर ले लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा वो होगा 4R, ठीक है। मतलब √2L इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल निकल आएगा √2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई L। अब यहाँ देखो इस स्क्वायर के अंदर टोटल कितने इफेक्टिव सर्कल है। एक तो सर्कल ये कंप्लीटली अंदर है, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है।
दूसरा और देखो, 4 1/4। हाँ अब यहाँ पर ये 1/4 होगा 4 का, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 ये भी 1 हो जाएगा, मतलब टोटल 2 सर्कल अंदर है, तो इफेक्टिवली 2 सर्कल स्क्वायर के अंदर होगा। तो अब यहाँ पे तुम जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे ऑक्यूपाइड वॉल्यूम या ऑक्यूपाइड एरिया, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू रखोगे 3.16 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो जो आर का वैल्यू है इसको यहाँ रखोगे, √2 डिवाइड बाई 4 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 16, 2 डिवाइड बाई 16, है ना, √2 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 3.14 कर दो। डिवाइड बाय 4। हाँ ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो हो जाएगा, है ना, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज। 25, तो आ जाएगा 75 से कुछ ज़्यादा आएगा यहाँ पर 78 के आसपास, यस सर। तो आंसर यहाँ पर तो निकाल सकते हो। मैं 78.5। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है, तो आंसर निकल 78.5 आ गया आंसर, ठीक है, तो ये आंसर दिया गया यहाँ पर 78.5, ये आंसर दिया गया डी पार्ट। और किसी सर 67। ओके 67, यस सर 67। 67 कहाँ गया, सिक्सटी 67 ये रहा, ठीक है, इसमें डाउट है तुम लोगों को, तो इसमें दिया गया है एन एलिमेंट एटॉमिक मास इज इक्वल टू 100 हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल एज इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट एज। क्या इसका आंसर सही नहीं आ रहा था या कुछ करने में प्रॉब्लम आ रहा है? सर आंसर तो मेरा बी आ रहा था सर। अच्छा, मतलब आंसर गड़बड़ है इसमें, तो 67 में यहाँ पे दूसरे में खोल रहा हूँ, 67 यहाँ पे क्लियर देता है अभी 67। एक मिनट इसको नथिंग कर देता हूँ, तो इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 हैविंग बीसीसी स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल लेंथ, तो बीसीसी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मतलब बॉडी सेंटर, है ना, तो क्यूब के सेंटर में भी एक स्फीयर होगा इस तरह से, तो यूनिट सेल लेंथ एज लेंथ दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 400 पिकोमीटर, ठीक है, देन द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है डेंसिटी डी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू m a क्यूब इंटू na अवोगाद्रो नंबर, ये होता है ना, यस सर। तो अब वैल्यू रखोगे यहाँ पर, सो d इज इक्वल टू जेड का वैल्यू बीसीसी में होता है 2, जेड का वैल्यू ये होता है ना बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला मैं। मोलर मास यहाँ पर दिया गया है 100, एटॉमिक मास दिया गया 100 डिवाइड बाई एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो एज लेंथ दिया है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को तुम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे तो 10⁻⁻10 होगा पिकोमीटर, यस सर। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करना होगा तुम्हें सर 5.0.51 आ रहा है, मतलब 5.1 आ रहा है, 5.1। सबका यही आ रहा है 5.1, ये तुमने किया है, मैं चेक कर लूँ इसको एक बार, कर लो सर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको।
टू जो मैं न्यूमेरल वैल्यू एक साथ कर देता हूँ और जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक साथ में रख लेता हूँ। 400 क्यूब, 10 का क्यूब आएगा ऊपर। एक मिनट, टू डिवाइड बाई 400 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर होगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23। इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, यहाँ से भी 2 जीरो यहाँ से कॉमन कर लो तो 4 क्यूब मतलब हो जाएगा यहाँ पर 64, ठीक है, इंटू 6.022 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 10 पावर हो गया 100 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 30 और 23 पावर 6, 10 की पावर माइनस 7। 10 की पावर -7 और वो 10 की पावर +6। और ये हो जाएगा 10 पावर +6, ठीक है। तो ये बचेगा 10 पावर -1 बचेगा यहाँ नहीं पर। सर, ऊपर 7 बचेगा और वो +6 होगी। एक मिनट सर ऊपर 100 ये है, हो नीचे जाएगा 10 की पावर -7 और एक मिनट, +6। 10 पावर यहाँ से 6 आएगा -6, -6। अब इसको ऐड कर लेना है। तो ये जो न्यूमरल वैल्यू मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 10 क्योंकि क्यूब। प्रॉब्लम तो यहीं पर है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 6.022, ठीक है। ये जाएगा 0.52, ये तो आंसर वही है, बी यस पार्ट सर, वाला टाइप का लग 55 रहा कुछ है। आ रहा है। हाँ, तो इसका आंसर आ रहा है 0.0052 और ये क्या होगा बेटा ऐड होने पर 10 यहाँ पर क्यूब। 10 क्यूब आ रहा है। इसका मतलब आंसर जाएगा 5.2 5.2 आ रहा है। आंसर आ रहा है 5.2, मतलब इसका आंसर डी पार्ट ना होकर बी पार्ट है। बी पार्ट ही लगाया था सर। आंसर, हाँ, तो आंसर तो यहाँ पर डी चेक हुआ होगा तो नेगेटिव मार्क्स मिला होगा तुम्हें, ठीक है, मैं बोल दूंगा। सर 71। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 61 था ना? 67 था ये, ठीक है। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 67। और कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर 71। 71। The age length of the unit cell of material having molecular weight 75, ये क्वेश्चन था। Age length of unit cell having metal molecular weight 75 ग्राम पर मोल is 5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो A है एज इक्वल टू दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, which crystallizes in cubic lattice if the density is 2 ग्राम पर cc। डेंसिटी यहाँ दिया गया है 2 ग्राम पर cc। रेडियस ऑफ मेटल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल, आर का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। सर मेरा 2.1 आ रहा था, 216 में दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। गिव द आंसर इन पिकोमीटर, आंसर को पिकोमीटर में दिया था। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यूबिक सेल कौन सा क्यूबिक है ये? यहाँ पर प्रिमिटिव आया था, तुमने कैसे निकाला प्रिमिटिव होगा? यहाँ डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी अगर 29 इज इक्वल टू जेड वैल्यू तुम निकालोगे, जेड का वैल्यू से मालूम चलेगा। अगर जेड वैल्यू 1 आएगा तो प्रिमिटिव होगा, जेड का वैल्यू 2 हो गया तो बीसीसी होगा, और हाँ जेड का सर, वैल्यू अगर जेड की वैल्यू निकाली थी पहले। हाँ, जेड कितना आया था तुम्हारा? सर वो तो याद नहीं है, ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन किए थे ना। हाँ, तो मैं जेड निकाल लेता हूँ यहाँ पर। जेड मल्टीप्लाइड में मोलर मास कितना दिया गया है यहाँ पर? कुछ दिया है? मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम। 75 ग्राम पर मोल दिया गया यहाँ पर, है ना, 75। तो 75 डिवाइड बाई ए क्यूब, तो एज लेंथ यहाँ पर दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10 पावर -10, तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा इंटू 6.022। सेंटीमीटर में बदलेंगे ना सर, 10 की पावर -8 हो जाएगा। हाँ, 8 कर दो यहाँ पर, -8 इंटू 10 पावर 23,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो जेड आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 75 2 के अप्रोक्स आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 6 से भी 6.022। मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है बेटा, सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। नो सर, अप्रोक्सीमेटली 2 कर देते हो यहाँ पर बाई 2, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 2। नहीं, ये तो आ रहा है, ये 29 डिवाइड बाई 2। एक मिनट, ये काटो, मैंने लिखा है सर 5 सर 5 5 का 15 क्यूब से नहीं होगा? 75 होता है। ये एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा नहीं, 125 5 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15 आएगा 5। ये ना, ये गड़बड़ था। तो ये हो जाएगा 15, तो 6.022, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 15। तो इसको सर तुम 5 का सॉल्व क्यूब भी करोगे, तो होगा सर, 125 नहीं होना चाहिए ऊपर। ये नीचे हाँ एक सर मिनट, वही हाँ तो बेटा, करो। ये क्यूब मैंने लगाया नहीं, तो ये 125 हो जाएगा। तो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, 29 मल्टीप्लाइड 125 डिवाइड बाई 75। ठीक है, अब तो सही है, ये मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू ये सर हो 3 आ जाएगा रहा है यहाँ अप्रोक्स, से यहाँ तक 3 आएगा। 2.9 आ रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -8, तो ये हो जाएगा 10 पावर -9, 10 पावर -9 हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर, देख लेना यहाँ पर, तो 10 पावर -9 आ गया यहाँ पर जेड का। और ये जो इसको सॉल्व करोगे तो 29 सर ऊपर 24 पॉजिटिव का नहीं आएगा? 24 नेगेटिव ही रहेगा ना, 29 ये तुमने सर पास में ऊपर ले आया आपने, साइन उल्टे अच्छा कर दी। ओके ओके। 125 23, क्रॉस तो सही है मल्टीप्लाई ना। हुआ, सही तो है। सर आपने 10 की पावर -8 कहाँ से लिख दिया? -24, हाँ, ये -8 नहीं होगा यहाँ पर, यस सर, 10 की पावर ये -1 सर बचेगा वहाँ पर। 10 पावर ये एक्स्ट्रा होगा, 10 पावर -1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 29 सर 29। डेंसिटी हाँ बोलो, 29 कैसे हो गई? डेंसिटी यहाँ दिया गया ना बेटा, 2 ग्राम अच्छा दिया गया, 2 ग्राम सीसी हो तो ये जी को मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया है, 2 ही मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइड बाई सर 2 आ रहा है, 2। 75, यहाँ पर 2 आ गया आंसर, ये तो 2 आ जा रहा है ना। तो आंसर यहाँ पर 2 आ जा रहा था, 2 मतलब कौन सा हुआ बेटा, बीसीसी हुआ ना, बीसीसी। यस सर। 2 ठीक है, कैसे आ रहा है? इसको सॉल्व 2 करने पर ग्राम तो है ना मैं, वो। ये 2 है बेटा, ये 2 ग्राम है, जी है, ये 9 दिख रहा है, जी है। 10/3 तो बच रहा है वहां पे। 10 से 10 चला गया, ठीक 6 है, और 3 आया। तो अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 देखोगे यहाँ पर 2 मतलब बीसीसी हो गया। तो सर यहाँ 3 पर आ जो रहा है एज सर। लेंथ, क्या नहीं सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना। तो अब देखो जो बीसीसी है, बीसीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस और एज लेंथ में जो रिलेशन तुम्हें R मालूम होना इज इक्वल टू चाहिए। √3a/2। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 4r इज इक्वल टू √3 √3a। ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर तुम्हें निकालना है, ए का वैल्यू दिया गया है, ए वैल्यू यहाँ पर कितना है, 400 दिया गया है, 5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। 5 एक एंगस्ट्रॉम। मिनट, है ना, तो एज लेंथ यहाँ दिया गया 5 एंगस्ट्रॉम, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 पावर, इसको पिकोमीटर में कर लो, है ना, तो 5 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 500 हो जाएगा पिकोमीटर में, 500 पिकोमीटर हो जाएगा आर का वैल्यू। सो आर इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइड बाई 4। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर तो सही सॉल्व तो आ कर रहा ले, आंसर। तो सही, हाँ, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो टू जाएगा पॉइंट वन आ रहा था सर मेरा। 500, ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू तुम्हें मालूम है ना कितना होता है बेटा? रूट 3 का वन वैल्यू पॉइंट सेवन थ्री सेवन 1.73। 1.737। 1.773, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, यस सर। तो 216.25, तो अप्रोक्सीमेटली सही आंसर है ना? फिर मैंने यूनिट में गलती कर दी। हाँ, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? 500 की जगह 5 ले दिया 73। तुम्हें। 73। 73। नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो ये वन ही होता है प्रिमिटिव सेल में, है ना? नंबर ऑफ एटम सर कैसे? प्रिमिटिव तो एक ही होगा बेटा। प्रिमिटिव देखो, जो प्रिमिटिव होता है उसमें कॉर्नर पर स्क्वायर होता है ना? जो प्रिमिटिव है इस कॉर्नर पर होगा, लेकिन इसका 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होगा, है ना? जो ये स्फीयर ये है इसका 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा। जैसे ये वाला इसका 1/8 यूनिट सेल के अंदर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? काउंट करो। टोटल 8 1। स्फीयर है, 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 8 का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होगा। सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 1 एटम। तो प्रिमिटिव में केवल एक एटम ही स्फीयर के अंदर यूनिट सेल के अंदर होगा। ओके सर। और ये तो बताया था ना बेटा, कैलकुलेट भी किया था क्लास में। यस सर, मैं सर वो ही समझा कि उस फेयर को काउंट करना है। नहीं, तो यूनिट सेल के बाहर होता है ना, 7/8 पार्ट बाहर आएगा, 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है। ओके सर। और नो किसी डाउट, दूसरे नो क्वेश्चन डाउट, में डाउट है? नो डाउट सर। उसे ठीक करा देना 67 को। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था लेयर व्यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग अगर बात करोगे तो क्लोज पैकिंग में दो टाइप का क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है? पहला जो क्लोज पैकिंग है उसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है HCP पैकिंग, ठीक है? केवल दो ही टाइप का पैकिंग पढ़ना है, CCP और HCP क्लोज पैकिंग। हेलो सर म्यूट हो गया आप। सर, आप म्यूट हो गए। आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पर जो HCP है ना, तो HCP मतलब यहाँ पर है सर हेक्सागोनल रेड क्लोज कलर पैकिंग। विजिबल नहीं है। यहाँ पर कलर बेटा एक चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इस स्लाइड में प्रॉब्लम है। मैंने ट्राई किया था, ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया चेंज। ओके। तो तुम्हें केवल दो क्लोज पैकिंग पढ़ना है, ठीक है? क्लोज पैकिंग अगर बात करोगे, क्लोज पैकिंग में तो जो फर्स्ट क्लोज पैकिंग है वो है CCP क्लोज पैकिंग, मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड इट इज सिमिलर टू द FCC, ठीक है? और दूसरा जो क्लोज पैकिंग है उसको बोलोगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? तो एसपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इन दोनों का हम लोगों को देखना है लेयर अरेंजमेंट, किस तरह से लेयर के फॉर्म में इसको अरेंज करोगे, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर अगर बात करोगे CCP की, है ना, तो CCP में जो सिमिलर स्फीयर है उसको तुम अरेंज करते जाओगे। इस तरह से तुमने सिमिलर स्फीयर को अरेंज कर दिया, ठीक है? तो ये तुम्हारा फर्स्ट लेयर हो गया, लेयर ए इसको बोलोगे। अब लेयर ए यहाँ पर सर आप म्यूट हो गए। सर आप फिर म्यूट हो गए। एक मिनट, ये शायद वायर लूज है क्या? एक मिनट बेटा।
सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। यस सर, पहले कम हो जा रही है और शोर भी आ रहा था इसकी वजह से। ओके, अब सही होगा। यस माइक, सर। यूएसबी माइक आ गया था। ठीक है। तो अब तुम्हें दो टाइप का स्पेस दिखाई दे रहा होगा। एक जो स्पेस है वो ब्लू कलर से दिख रहा होगा, दूसरा स्पेस येलो कलर का। अब हमें वन बाय वन येलो कलर पर स्फीयर को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये लेयर ए हो गया। अब लेयर ए में तुम देखोगे स्फीयर को कहाँ पर अरेंज करना है। तो ये जो तुमने लेयर बी बनाया, लेयर ए के ऊपर एक तुमने लेयर बना दिया, इसके ऊपर दूसरा लेयर स्टैक करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लेयर ए। लेयर ए के ऊपर होगा लेयर बी। ठीक है, तो जो लेयर बी है वो ब्लू कलर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह तुमने लेयर बी को अरेंज किया। सर लेयर है ब्लैक कलर डॉटेड है। हाँ, जो डॉटेड तुमने जो पहले जो लेयर बनाया था ये वाला ना, बेस लेयर, ये तुम्हारा जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये लेयर ए है ना, सबसे नीचे वाला लेयर है। इसके ऊपर तुमने सेकंड लेयर बनाया। ठीक है, तो सेकंड लेयर क्या है बेटा, यहाँ पर जो तुम्हें ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है ये सेकंड लेयर है। ठीक है, ओके सर। तो इसको तुमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया इसको, इस तरह से बन गया लेयर बी। पहले लेयर ए था, अभी लेयर बी दिख रहा है ना। अब यहाँ पर देखो जो वैकेंट स्पेस था यहाँ पर, जो लेयर बी लगने के बाद देखो, अब यहाँ पर तुम तो स्पेयर रख नहीं पाओगे यहाँ पे इस साइड, तो है ना। तो अब यहाँ पर जो ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पर स्पेयर रखोगे। जब ये ब्लू कलर पे स्पेयर रखोगे डार्क ब्लू पर, तो क्या होगा, जो लेयर ए है वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर दो चांसेस है बेटा। अगर यस सर। तुमने पूरा पहले तुमने लेयर ए बनाया, जो डॉटेड सर्कल है वो लेयर ए हो गया। फिर इसके बाद तुमने क्या बनाया, लेयर बी। ठीक है, लेयर बी जो तुम्हें स्काई कलर का दिख रहा सर्कल वो लेयर बी हो गया। कहीं पर भी तो तुमने लेयर बी बना लिया तुमने, है ना। लेयर बी बनाने के बाद तुम्हें दो पोजीशन दिखाई देगा जहां पर तुम सिमिलर स्फीयर को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम स्फीयर देखो यहाँ पर जो तुमने डार्क ब्लू कलर का बनाया वहां पर स्फीयर रखोगे तो लेयर ए रिपीट हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, ये जो डार्क सर्कल है, तो यहाँ पर तुम्हें डार्क ब्लू कलर सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर तुम स्फीयर को रखोगे तो लेयर ए रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर तुमने इस वाले पर जहां पर तुमने कोई स्फीयर अभी तक नहीं रखा है, जो स्काई कलर का डॉट दिख रहा है ना, दो चॉइस है तुम्हारे पास, या तो स्काई कलर पर रखो थर्ड लेयर, या फिर तुम डार्क ब्लू कलर पर स्फीयर को रखो। और कोई थर्ड चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो, तुम्हें स्फीयर को अरेंज करना है तो दो चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम इस स्काई कलर वाले डॉट पर रखोगे या फिर इस ब्लू कलर वाले डॉट के ऊपर स्फीयर को अरेंज करोगे। तो वन बाय वन दोनों पर रखेंगे, दोनों पर रखोगे, दोनों से अलग अलग तुम्हें पैकिंग दिखाई देगा। अगर तुम इस वाले पर रख रहे हो जहां पर कोई भी स्फीयर अरेंज नहीं किया है, यहाँ पर तुमने अभी तक कोई भी लेयर अरेंज नहीं किया है, एक न्यू लेयर तुम्हें दिखाई देगा। अगर तुम यहाँ पर स्फीयर को अरेंज करते हो जो तुम्हें रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा लेयर सी। लेयर ए तुमने बनाया पहले, है ना, फिर लेयर बी, और ये जो थर्ड लेयर पूरा का पूरा न्यू लेयर है, ये लेयर सी हो जाएगा। तो अगर इस तरह से एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, तीनों अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर का लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, ठीक है, तो उसको तुम बोलोगे सीसीपी क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग उसको बोलोगे। समझ में आ रहा है बेटा। तो एक चॉइस तुम्हारा ये हो गया, जब तुमने थर्ड लेयर को बिल्कुल ही न्यू पोजीशन पर रखा, जब थर्ड लेयर को बिल्कुल न्यू पोजीशन पर रखोगे तो सीसीपी या एफसीसी टाइप का क्रिस्टल जनरेट होगा। और अगर, ठीक है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लेयर ए है ना, ये नीचे वाला, ये येलो वाला लेयर बी है, और इसके ऊपर लेयर सी है। फिर इसके बाद लेयर ए फिर से रिपीट होगा, ए, फिर उसके बाद ऊपर आएगा बी, फिर सी, ए बी सी, इस तरह से रिपीट करते चले जाओगे। ये हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। ठीक है, और इसका अरेंजमेंट मैंने बताया था किस तरह से करोगे, ये किस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो ये जो लेयर है ये लेयर तुम्हारा बी है, ठीक है, और इस लेयर बी के ऊपर लेयर सी होगा, ये है तुम्हारा लेयर सी,
और ये है लेयर ए, ठीक है, ए बी, और ये येलो वाला है लेयर, सॉरी रेड वाला जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा रेड कलर का, ये है लेयर सी, ठीक है, ये लेयर सी है। तो एबीसी टाइप का अगर है तो एफसीसी या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है कितना होता है बेटा एफसीसी का? 78%। निकाला था ना? 78। हाँ 78%। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगर तुम स्फीयर को है ना न्यू पोजीशन पर न रखकर प्रीवियस पोजीशन पर ही रखते हो, ठीक है, सर 74 होता है सर। ठीक है 74 मैंने करा दिया, देख लेना एक बार, 74 होता है, ठीक है 74 होता है। हाँ 74 होता है। ये तुम्हारा लेयर ए हो गया, बेसिक लेयर सबसे नीचे वाला। अब इसके ऊपर तुमने क्या किया था, है ना, लेयर बी लगाया था, है ना, लेयर बी कुछ इस तरह का जो येलो सर्कल है ना, जो येलो डॉट है, इसके ऊपर तुमने लेयर बी इस तरह से बना दिया था, ठीक है। अब जो न्यू स्फीयर होगा तुम कहाँ रखोगे बेटा? तुम यहाँ पर रखोगे, जो डार्क है ना, यहाँ पर देखो जो डार्क ब्लू कलर है, यहाँ पर तुम न्यू सर्कल को या न्यू स्फीयर को रखोगे। अगर तुम यहाँ पर न्यू स्फीयर रखोगे देखो, तो ये जो न्यू स्फीयर होगा वो बेस लेयर के जस्ट ऊपर होगा, जो तुमने लेयर ए बनाया है, लेयर ए के ऊपर ही न्यू लेयर यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा, है ना, करा बेटा? अगर तुम स्फीयर यहाँ पर रखोगे इस तरह से, नहीं सर, नहीं दिख रहा है? यस सर, लेयर है। सर ब्लू डॉट के ऊपर अगर बनाएंगे तो लेयर ए कैसे आ जाएगी सर? पहले देखो ब्लू, फिर मैं पीछे चल रहा हूँ थोड़ा सा, डार्क ब्लू। यहाँ देखो, एक मिनट, इसको मैं अच्छा डार्क ब्लू के ऊपर सर, ये तो ब्लैक दिख रहा है सर। जो भी दिख रहा हो ये डार्क ब्लू है, ठीक है। इस डार्क ब्लू के ऊपर हाँ, वो तो orange न्यू और black हो गया। लेयर को देखो इस तरह से घूम रहा है, ये नीचे वाला लेयर था, इसी के ऊपर तुमने दूसरा लेयर लगा दिया ब्लू कलर का, दिख रहा है बेटा? फिर से देखो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये घूम रहा है, नीचे वाला पूरा नीचे का लेयर था, अब इसके ऊपर तुमने थर्ड लेयर को लगाया, मतलब जो थर्ड लेयर है दैट इज नथिंग बट लेयर ए, है ना। यहाँ पर जो लेयर थर्ड है वो सी लेयर ना होकर लेयर ए ही होगा, लेयर ए ही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ए बी टाइप का ये अरेंजमेंट है, ठीक है। जिसको तुम ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोलोगे, तो अगर इस तरह से ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, अगर स्फीयर का अरेंजमेंट ए बी टाइप का है तो ये होगा HCP, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलोगे, HCP, ठीक है। तो यहाँ देखो सेकंड सर्कल इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इसको SCP बोलोगे, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये ए है, ये है लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा, और इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलोगे, SCP बोलोगे, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देख लेते हैं, तो जो इसमें यूनिट सेल होगा SCP का उसको देखोगे, ठीक है, यूनिट सेल क्यू, तो ये होगा तुम्हारा लेयर ए, नीचे वाला लेयर, ठीक है, ये है लेयर बी, और ये फिर से लेयर ए रिपीट हो गया, तो ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है कि एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले तुम देखोगे एज लेंथ, सर ड्रॉ कर लें एक बार ये। ड्रॉ कर लो, सर जो जिसमें पहले ABC तीनों आ रहे थे, उसमें C वाला जो होगा ये B वाले ट्रायंगल के अपोजिट बनेगा ना? ABC में डी वाले, हाँ अपोजिट कॉर्नर पर डायगोनल, हाँ यस सर, बाकी तीन कॉर्नर जो बचे हैं। देखो इस तरह से होगा, वो वाला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, FCC वाला बता रहा हूँ, FCC ये कुछ इस तरह से होगा, ये तुम्हारा होगा लेयर ए, नीचे वाला लेयर, ठीक है, लेयर ए हो गया, लेयर ए के ऊपर लेयर बी होगा, इस तरह से होगा, है ना, लेयर ए हो गया, लेयर ए के ऊपर लेयर बी हो गया, ये तुम्हें ट्रायंगल बनाया बेटा इस तरह से, लेयर बी, लेयर ए हो गया, लेयर बी हो गया। अब जो लेयर सी होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, ट्रायंगल उसको घुमा दो,
और फिर इसके ऊपर लेयर ए होगा। तो ये हो गया लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर ए। ए हो गया, ए बी सी, उसके बाद फिर से लेयर ए फिट होगा। यस सर। तो मैं इस तरह दिखा भी दे रहा हूँ तुम लोगों को ताकि क्लियर दिखाई देगा। लेयर ए, ठीक है, लेयर बी, बन गया सर। बन गया, ठीक है। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर जाते बेटा। तो अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो ए है, और ये है तुम्हारा हाइट सी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2r कैसे आ गया? क्योंकि ये दोनों जो स्फीयर है, स्फीयर ए और स्फीयर बी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 2r आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो 3 सर्कल है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। जो बीच में जो 3 सर्कल है ना, बीच वाला है ना, इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। यस इसका सर। जो सर्कल है इसको मिला दो, सेंटर को मिला दोगे यहाँ, तो यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ है 2r 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 होगा। तो अगर बात करोगे इसके सेंटर का, तो सेंटर यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। सेंटर ये हो गया बी, बी से तुमने किसी भी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको किसी एक कॉर्नर से मिला दो, ठीक है। जो सर्कल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी एक वर्टिसेस से मिला दो, ठीक है। तो अब इस सेंटर से इस ओ का लेंथ तुम्हें निकालना है, ठीक है। इसको निकाल लोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस, यहाँ सर्कल का जो रेडियस वो आर है, तो ओ ए इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। और एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से तुम ओ बी निकालोगे, ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम साइन रूल यूज कर सकते हो। तो ओ बी इक्वल टू √2r डिवाइड बाई √3, दैट इज बी डी। यही होगा बेटा बी डी, है ना। तो जो तीनों है यहाँ से सर्कल से तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस का लेंथ तुम निकाल सकते हो। तो ये जो स्फीयर दिख रहा है अभी मैं बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो घूम रहा है, दिख रहा है घूमते हुआ स्फीयर, ये इसके जस्ट ऊपर वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ तुम्हें निकालना है, यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ। तो ये लेंथ क्या होगा बेटा, c/2 होगा कि नहीं? पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ तुम्हारा c है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा, जो हाफ लेंथ होगा, वो होगा c/2। तुम्हें c/2 निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो ये तुमने ऊपर स्फीयर ले लिया, तो ये जो स्फीयर है ऊपर वाला, है ना, ये जो स्फीयर है ये क्या करेगा, ये स्फीयर इस कॉर्नर वाले स्फीयर को टच करेगा। यहाँ पर ये जो स्फीयर है इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इन सबको टच करेगा। साथ में ये वाला जो स्फीयर है इन तीनों स्फीयर को भी टच करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो ऊपर वाला स्फीयर है किसको टच कर रहा है? तो ये जो स्फीयर है, हाँ, तो इस तीनों स्फीयर को भी टच करेगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुमने ये लेंथ निकाल लिया, यहाँ से लेकर ये वाला लेंथ तुमने निकाल लिया, ठीक है। तुम्हें ये ऊपर से लेकर नीचे वाला लेंथ निकालना है। यहाँ से लेकर ये जो तुमने स्फीयर बनाया, जहाँ से लेकर इस बी तक का लेंथ तुम्हें निकालना है। BD तुमने निकाल लिया, जो BD लेंथ है तुम्हारा आ गया, BD इक्वल टू 2r डिवाइड बाई √3। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आ गया। अब ये स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहा है, ऊपर वाला स्फीयर इस बीच वाले स्फीयर को टच कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा कितना होगा बेटा? दोनों स्फीयर टच कर रहे हैं 2r, तो ये 2r हो जाएगा। देखो इस तरह से ये वाला जो स्फीयर ऊपर वाला स्फीयर है ये इस स्फीयर को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा 2r होगा। तो ये लेंथ होगा 2r। ये लेंथ है तुम्हारा बेटा, है ना, BD लेंथ। BD लेंथ तुम्हें मालूम है, ये लेंथ 2r हो गया। तो EB, है ना, ये जो E है ऊपर वाला स्फीयर E, है ना, EB लेंथ तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री है, इसको देखो यहाँ पर पूरा का पूरा प्योर ज्योमेट्री है। तो ये लेंथ हो गया c/2। ED लेंथ जो है वो 2r होगा। BD लेंथ तुमने निकाला है अभी जस्ट यहाँ पर, उसको यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, है ना। तो EB तुम्हारा हो जाएगा, है ना, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह से। ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा, ये वाला लेंथ हमारा हो जाएगा D, और ये है E,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2r हो गया, और ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा BD लेंथ 2r डिवाइड बाई √3। तो ये तुम्हें जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है ये निकाल सकते हो। तो ये जो लेंथ है ये आ रहा है 2r, ये जो लेंथ है तुमने निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया बेटा। तो c/2 तुमने निकाल लिया, c/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है c/2 तुमने निकाल लिया, ठीक है। तो c क्या होगा बेटा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अगर c तुम्हें निकालना है, c इज इक्वल टू 4r स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसको नोट कर लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। सर ये Yes, जो sir, हमने ये है। निकाला ये सेंटर से डिस्टेंस है ना, एक रेडियस का। BT लेंथ फिर से बोलो बेटा, हाँ, फिर से बोलो दोबारा। सर जो BD हाँ। लेंथ है वो तीनों सर्कल का जो सेंटर आ रहा है बीच में, उससे लेके हाँ, एक सर्कल के रेडियस तक है रेडियस ना, तक है बिल्कुल। मतलब सेंटर तक। तो ये सर्कल होगा यहाँ पर, इस सर्कल नहीं, स्फीयर है, स्फीयर का जो सेंटर होगा, सेंटर से ये वाला लेंथ। यस सर। सर तो 3D में ये उठा हुआ है या फिर 2D में? ये पूरा बेटा जो क्लोज पैकिंग पड़ा है 3D में है ना, पूरा का पूरा 3D में है। तो यहाँ पे तुमने है ना टॉप व्यू लिया है, ये जो व्यू है ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट है, ये टॉप व्यू है। ओके सर। सबको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लास 10 का ज्योमेट्री है, बस पाइथागोरम थ्योरम का यूज किया है। बस तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ से तुम क्या क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आई होप सबने। आगे बढ़ो बेटा, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये तुम्हारा प्रिमिटिव है SCP। तो यहाँ पर मैंने एक स्फीयर को हाईलाइट किया, ठीक है। अब तुम्हें बताना है इस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर कितना है। जो रेड वाला स्फीयर है, इस स्फीयर का इस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/4। नहीं, देखो ये जो स्फीयर है ना, तो ये जो स्फीयर है इसी लेवल में 3 और इस तरह यूनिट सेल बनेगा। देखो एक ये वाला यूनिट सेल इस तरह बना दिया तुमने, एक ये वाला होगा है ना, और एक ये वाला है। मतलब ये जो स्फीयर है इसी के नीचे है ना, सेम फ्लोर पर 1/3। 3 यूनिट सेल में शेयर्ड है, 1/3 शेयर्ड है ना। Yes, और इसी sir. तरह से 3 यूनिट सेल इसके ऊपर भी होगा। यस सर, 6 जगह बढ़ जाएगा। 3 यूनिट सेल सेम लेवल पर है, 3 यूनिट सेल इसके ऊपर बनेगा। मतलब ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ स्फीयर है ये 6 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। यस ठीक है। सर, 1/6 इसका मतलब कि एक यूनिट सेल में इसका 1/6 पार्ट होगा। जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड स्फीयर है इसका कितना पार्ट यूनिट सेल में है बेटा? 1। सर इसका 1/2 सर ऊपर होगा, एक आधा ऊपर भी होगा, आधा आधा नीचे होगा, यस है ना। सर, यूनिट सेल 1/2 के अंदर आधा होगा। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम 1/2। और ये जो 3 स्फीयर दिख रहा है वो पूरा पूरा 100% अंदर ही होगा, यस है सर। ना। तो जो सेकंड लेयर है उससे 3 आ गया, तो टोटल एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? सबको काउंट करोगे 6 हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पर जो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर कितने एटम हो गए? 1 2 3 4 5 6। 12 6 ऊपर होगा 6 नीचे, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 12। जो फेस और ये भी 2 है, से फेस मल्टीप्लाई। वाला 2 होगा, यहाँ पर 2 हो गया। और सेकंड लेयर में 3 स्फीयर है, तो इसको काउंट करोगे तो हो जाएगा 6 आ 2, गया। ये हो जाएगा 1, और ये तो 3 दिया ही गया, सबको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना है तो बना लो इसको। तो 6 कैसे आ गया? बेटा जो कॉर्नर पर स्फीयर है, कितने है बेटा स्फीयर? काउंट ठीक है करो। सर, ठीक है, कॉर्नर ठीक वाला है, ठीक है। 12 है। हाँ। जो फेस वाला है 2 होगा, एक ऊपर एक है नीचे होगा बॉटम में, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 हो जाएगा। और बीच वाला जो सेकंड लेयर है पूरा पूरा कंप्लीटली अंदर है, तो 300% अंदर हो जाएगा। 2 + 1 + 3 हो जाएगा 6। सर ये जहाँ ए टॉप वाला जो ए है वो खत्म हो रहा है, उसके बाद ओ।
टॉप वाला ए ही है, हाँ, जो खत्म हो रहा है उसके बाद फिर से बी आएगा ना। हाँ फिर बी होगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर ये हो गया, फिर बी आ गया, फिर ए हो गया, फिर इसके ऊपर बी आएगा, 3 स्क्वायर होगा इस तरह से, फिर इसके ऊपर ए आएगा। तो यहाँ पर तुमने केवल यस एक सर। यूनिट सेल बनाया है। ओके, तो आगे बढ़े बेटा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालना है। याद रखो जो हाइट सी है तुमने कैलकुलेट किया है, जो सीपी का हाइट है उसको तुमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो बेस है, बेस को तुमने 6 से ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल में डिवाइड करने पर जो एरिया है, एरिया तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है कितना होगा बेटा, 2r है, ठीक है। और ये तुम्हारा सेंटर हो गया, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी 2r होगा। तो यहाँ से तुम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। यस सर। तो ये एरिया आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन में कुछ। एक मिनट, पैकिंग फ्रैक्शन साइड्स गायब है क्या यहाँ पर? सर सही तो है। कुछ स्लाइड यहाँ पर मिसिंग। अच्छा हाँ आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं ऐसे ही, जाने दो। मिस हो गया तो क्या दिक्कत है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तुमने यहाँ पर क्या किया बेटा, अगर तुम्हें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, ठीक है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो निकालने के लिए तुम क्या करोगे बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने स्फीयर बेटा, 6 स्फीयर है, 6, और एक स्फीयर का जो रेडियस है वो r तुमने जूम किया है, तो 4/3 पाई r की भी हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 2r है, ठीक है। और जो तुमने बेस बनाया था, इस बेस का जो एरिया है, ठीक है, उस टोटल एरिया को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हेक्सागन, ये तुम्हें रेगुलर हेक्सागन दिख रहा होगा, रेगुलर हेक्सागन है ना, यहाँ पर देखो ये पूरा रेगुलर हेक्सागन है। तो तुमने इस रेगुलर हेक्सागन में एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो जो एक ट्रायंगल है उसका एरिया तुमने ये निकाल लिया बेटा, ये √3/4 2r² है। तुम यहाँ पर ये 2r है, ठीक है। तो इस एरिया तुमने निकाले, तो एरिया आएगा बेटा √3/4 और 2r²। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, अगर तुम्हें साइड लेंथ में मालूम है ए अगर है, यस सर, तो तुमने निकाल लिया, ठीक है। इस तरह 6 एरिया तुम्हें मिलेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ बेस। तो जो बेस एरिया तुमने निकाल लिया, ये तुम्हारा हो गया बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये क्या बेटा तुम्हारा हाइट है, तो अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा हाइट यहाँ पे इस तरह था, तो यूनिट से तुम इस तरह तुम बनाओगे कुछ, ठीक है। और ये तुम्हारा हाइट सी हो गया, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट तुम्हारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.74, 0.74 तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। याद है बेटा? यस सर। एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वही होता है बेटा एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74। अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी का होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 74% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कुछ स्लाइड मिसिंग है, तो पता नहीं क्यों मिस हो गया, डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो इसको नोट कर लो। सर हाँ बोलो। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं।
इसके बाद वाला ना। यस सर। जो अनोटेशन था बेटा वो डिलीट हो गया, मैं इसको डिलीट कर दिया अनोटेशन। ये वाला या इसके बाद वाला? सर हाँ यही वाला सर। ओके सर। हो गया। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा सी का, नोट कर लो इसको, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 4r इंटू 2/√2/3। ये कंट्रीब्यूशन वाला ये तो हो गया था ना, या फिर ये भी देखना था? नो सर हो गया। आगे चलते हैं बेटा। आगे हम लोग पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन नंबर 1, लेयर ऑफ ईच, लेआउट ऑफ ईच लेयर, किस तरह तुमने लेयर को अरेंज किया है। ठीक है, तुमने क्लोजली पैक किया है, पूरा कॉम्पैक्ट पैक किया है तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 74। अगर लूजली पैक किया है तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, है ना, 52 आ जाएगा। से एचसीपी का 52 आया। तो जो एचसीपी है, एचसीपी और सीसीपी दोनों का जो पैकिंग फ्रैक्शन है सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट तुमने किया है, जो स्फीयर को तुमने अरेंज किया है वो तुमने क्लोजली टाइटली पैक किया है ना, इसलिए यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन है 74% आता है। तो दो फैक्टर डिपेंड करेगा, पहला है लेआउट, दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ लेयर टू अदर लेयर, किस तरह तुमने एक लेयर पर दूसरे लेयर को अरेंज किया है। आगे हम लोग पढ़ना बेटा वाइड्स। तो वाइड्स पढ़ने से पहले हम लोग सर दिखाने एक बार पैकिंग फ्रैक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा। दिख रहा है बेटा, या फिर जो बैकग्राउंड कलर है उसी टाइप का जिस कलर से लिखा हुआ है दिख रहा है या नहीं? ओके। वाइड्स पढ़ना बेटा। वाइड्स का मतलब होता है कि जो स्पेसेस है स्फीयर के बीच में, उसी को वाइड्स बोलोगे। कितना भी क्लोजली तुम स्फीयर को पैक कर लो, बीच में कुछ न कुछ खाली जगह रह जाएगा, स्पेसेस रह जाएंगे, उसी स्पेस को वाइड्स बोलोगे। तो जो वाइड्स है वो दो टाइप का होगा। पहला जो वाइड है उसको तुम बोलोगे ऑक्टाहेड्रल वाइड, दूसरा वाइड है वो टेट्राहेड्रल वाइड। दो टाइप का नाम दिया गया वाइड्स को, जो खाली जगह है उसी को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलोगे। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो हम लोग केवल देखना है एफसीसी और हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और दूसरे किसी यूनिट सेल में नहीं देखना है, केवल एफसीसी में देखना है यहाँ और एचसीपी में देखना है। ठीक है, पहला है एफसीसी, दूसरा है एचसीपी। इन दोनों में जो वाइड्स है, वाइड्स कहाँ पर है वो देखना है। फाउंड ओनली इन एफसीसी एंड हेक्सागोनल प्रिमिटिव। बाकी में भी होता है लेकिन बताया नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ना है केवल एफसीसी और हेक्सागोनल पढ़ना है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है? तो ऑक्टाहेड्रल वाइड वो होगा कि वो स्पेस जो 6 स्फीयर से सराउंडेड हो। ठीक है, उसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोलोगे। जैसे यहाँ पर देखो, तुमने एक प्रिमिटिव बनाया और अगर फेस पर भी एक स्फीयर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा। तो ये एफसीसी है। एफसीसी का तुमने एक यूनिट सेल बनाया और जो साइड लेंथ है, यहाँ जो साइड है, साइड के जस्ट मिड पॉइंट पर तुमने एक स्फीयर को लगा दिया। जो साइड है, साइड के बीच में ये स्फीयर है। तो ये जो स्फीयर है ये कितने स्फीयर सराउंडेड है बेटा? एक तो ऊपर ये हो गया, है ना, ये बेटा ये स्फीयर नहीं है एक्चुअली, ये वाइड है। यहाँ तो स्फीयर लगाओगे बाद में। ठीक है, ये वाइड है, वाइड मतलब खाली जगह होगा। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस इस समय तुम्हें दिख रहा होगा, ये ऊपर से इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, इसको और इसको टच कर रहा है ना। तुमने एक और यूनिट सेल बगल में इसके बनाया। ठीक है, तो अब इस यूनिट सेल में देखोगे तो ये यहाँ पर इस वाले फेस सेंटर पर भी इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। इसका मतलब ये जो वाइड है वो टोटल 6 स्फीयर को टच कर रहा है। तो ये जो वाइड होगा, इस वाइड को तुम बोलोगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। एक तरह और हम समझ सकते हैं बेटा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा होगा। जैसे तुमने क्या किया, 3 स्फीयर को इस तरह से 3 स्फीयर को तुमने अरेंज किया। ठीक है, लगा दिया इस तरह से।
मैं और स्पेयर को भी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन तुम्हें देखना है केवल इन 3 स्फीयर को, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम 3 स्फीयर और ऐड कर दो। एक स्फीयर तुमने यहाँ पर लगाया इस तरह से, दूसरा स्फीयर तुमने यहाँ पर लगाया, तीसरा स्फीयर यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये 3 स्फीयर इस तरह से तुमने अरेंज किया, बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बीच में गैप दिख रहा होगा, बीच में जो 3 स्फीयर इस तरह से था, 1 2 3 इस तरह से, और फिर इसके ऊपर तुमने 3 स्फीयर लगाया तो 6 स्फीयर हो गया। तो 6 स्फीयर के बीच में जो गैप होगा, उस गैप को तुम क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड जो 6 स्फीयर से सराउंडेड है। ठीक बेटा, समझ में आ रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनेगा? तो 3 ऊपर 3 नीचे, उसके बीच में 3 खाली स्पेस होगा, सॉरी जो वो स्पेस होगा वो 6 स्फीयर को टच कर रहा होगा। तो each octahedral wide located at the edge center is shared by 4 unit cell. Total contribution of central wides. तो देखो बेटा कि जो वाइड है, वाइड इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, क्यूबिक मतलब एफसीसी के अंदर कितने वाइड्स होंगे। जो वाइड है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। तो इस एफसीसी के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसको तुम्हें देखना है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड, याद रखो जितने भी फेसेस है, हर एक फेस के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 12 फेसेस साइड होगा, इस क्यूब के टोटल 12 साइड है, और हर एक साइड के मिड पॉइंट पर एक एक वाइड होगा इस तरह से, ठीक है। और एक वाइड कंप्लीटली बीच में होगा, जो तुम्हारा एफसीसी यूनिट सेल है उसके बीच में मिड पॉइंट पर एक वाइड होगा। जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूब के बीच में तुम्हारा रूम है, ठीक है, रूम के जस्ट बीच में हो ये वाला स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है, आमने सामने दोनों स्फीयर को, जो सेंटर वाला स्फीयर उसको टच करेगा, ऊपर नीचे वाले को, साइड वालों को, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट और राइट है, ये टॉप, ये फ्रंट है, तुम्हारा बैक है, और ये टॉप और ये बॉटम है, इन सब 6 स्फीयर को टच करेगा। इसका मतलब ये जो स्फीयर है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड पर होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो जो तुम्हारा 12 साइड है, 12 साइड पर भी तुमने ऑक्टाहेड्रल वाइड देखा, साथ में जो तुम्हारा क्यूब का सेंटर है वहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ठीक है। सेंटर वाला पूरा रहेगा, सेंटर वाला पूरा रहेगा, और जो साइड वाला है उसका 1/4 शेयर्ड होगा, क्योंकि जो साइड है ना, ये जो साइड है, साइड पे कोई स्फीयर होगा, साइड पे कोई स्फीयर है तो वो 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा। देखो जो तुम्हारे रूम का जो है ना कॉर्नर है, तो रूम का कॉर्नर 4 रूम से शेयर्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर जो स्फीयर होगा इस यूनिट सेल का, वो भी 4 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा, 4 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। और जो बीच वाला है वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इन पर यूनिट सेल एंड रैंक ऑफ यूनिट। ये कहाँ पर गया नंबर, ठीक है। यहाँ देखो बेटा कि लिखा हुआ रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल इज इक्वल टू रैंक ऑफ यूनिट सेल। एक नया टर्म तुम्हें मिल रहा है कि रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। सो रैंक ऑफ यूनिट सेल इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल यूनिट सेल। तो इस एफसीसी का रैंक कितना होगा, एफसीसी में टोटल कितने इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो अगर तुम साइड से देखोगे तो साइड में है ना, तो साइड कितना है, 12 साइड है, और एक साइड पर 1/4 स्फीयर शेयर्ड होगा। तो साइड से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 3 का 3, ठीक है। और जो सेंटर पर है, सेंटर से तुम्हें कंप्लीटली 1 मिल जा रहा है, सेंटर से 1 मिल जाएगा। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, 3 + 1 4। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी इज इक्वल टू 4। तो रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। अगर एफसीसी का रैंक पूछा जाए, व्हाट इज द रैंक ऑफ एफसीसी, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड देखोगे कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड है, जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वही उसका रैंक हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड देखना तुम्हें एफसीसी में, ठीक है। एफसीसी यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड है वो तुम्हें यहाँ पर एक बार पीछे करना, नोट करना।
नोट कर लो इसको। ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होगा, याद रखना है इसको, भूलना नहीं है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू 4। सर एज सेंटर वॉइड वाले 12 कैसे होंगे ये बता दो। एज सेंटर पर 12 कैसे होगा बेटा, तुम साइड देख लो, एज कितने यहाँ पर है, क्यूब के कितने एज होंगे, देखो 4 इस तरह से ऊपर है, 1 12 2 साइड 12 हो गया, साइड हो गया, और हर एक साइड के सेंटर में एक एक वाइड होगा, हर एक साइड के सेंटर पर। मैंने यहाँ पर पिछले वाले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, है ना, यहाँ पे देखो इस स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये जो तुम्हारा एज है, इस एज के सेंटर पे एक वैकेंट स्पेस को कंसिडर करो। तो ये जो वैकेंट स्पेस है ऊपर नीचे टच करेगा, और इस साइड के जो मिड पॉइंट पर स्फीयर है, एफसी मतलब फेस सेंटर, इस फेस सेंटर स्फीयर को टच करेगा, मतलब कि राइट साइड वाले को टच करेगा, और बैक वाले, है ना, जो बैक वाला फेस है उस पर जो फेस सेंटर स्फीयर उसको टच करेगा। तो राइट और बैक वाले को टच कर रहा है, ठीक है। तुमने और भी यूनिट सेल को बना दिया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इसको भी टच करेगा, इस फेस सेंटर वाले को, और इस फेस सेंटर वाले को भी टच करेगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 6 स्पेस सराउंडेड है बेटा ये वाइड। तो इसका मतलब ये जो वाइड है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो जितने भी साइड, उसी तरह तुम इसने एक साइड लिया, फिर इस वाले साइड को लो, फिर इसको लो, इसको लो, हर एक को लो, है ना। तो टोटल 12 साइड है, तो जितने भी साइड है, ठीक है, तो तुमने काउंट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ साइड 12 हो गया। और जो स्फीयर है, जो साइड है, साइड 1/4 शेयर्ड होता है। साइड का शेयरिंग क्या होगा यूनिट सेल के अंदर, 1/4 होगा। तो जो वाइड है, वाइड का 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर होगा। तो अगर साइड है तो साइड का 1/4 है यूनिट सेल के अंदर होगा, बाकी जो 3/4 है वो अदर यूनिट में शेयर्ड होगा। यस सर। आगे बढ़ो बेटा, आगे चलो, बोल नहीं रहे। यस सर। ओके, टेट्राहेड्रल वाइड इन एफसीसी। अब तुम्हें देखना है टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पर है और टोटल कितने इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो अब देखो, जो टेट्राहेड्रल वाइड है, जो तुम्हारा क्यूब है, क्यूब का जो डायगोनल है, डायगोनल को देखो, ये तुम्हारा बॉडी डायगोनल है, ठीक है। बॉडी डायगोनल का ये है तुम्हारा मिड पॉइंट, ये सेंटर है बॉडी डायगोनल का, ठीक बेटा। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है √3a होगा, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का जो लेंथ है √3a होगा, ठीक है। अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मान लो O है, ये A है, तो O और A के बीच में एक पॉइंट को कंसिडर करो, ठीक है। मतलब कि जो बॉडी डायगोनल, अलोंग द बॉडी डायगोनल जा रहे हो, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस, 1/4 ऑफ AB डिस्टेंस, ये B मैंने मान लिया, ये तुम्हारा जो लेंथ है ये AB लेंथ है, ठीक है, 1/4 ऑफ AB, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये होता है टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये तुम्हारा क्या बेटा, पूरा का पूरा AB क्या है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल पर 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर विल बी द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो जो 1/4 डिस्टेंस है, हर एक कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो A से B की तरफ जा रहे हो तो 1/4 डिस्टेंस पर एक बॉडी डायगोनल पर यहाँ पर क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो नीचे से B से A की तरफ जाओ तो यहाँ पर भी तुम्हें मिलेगा एक, है ना, ठीक है। तो मतलब यस सर, 4 मिलेंगे टोटल। हाँ, तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल मिलेगा, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। अगर एक बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। तो अब देखो, तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, इस तरह से नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ पर, है ना। ये A से B हो गया, मान लेते हैं ये B है, B ये C है, C से D हो गया, ठीक है। तो 2 बॉडी डायगोनल ये बन गया।
अब इसको देखो, ये भी तो यहाँ से तुम इसको मिलाओ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, तो ये भी डिवाइड डायगोनल बनेगा, 4 बनेंगे। है ना। और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओ, तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल है? टोटल 4 4 बॉडी डायगोनल है, 4 और हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल है। यस हर एक सर। बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल है, तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल हो जाएंगे? 8। 8। तो इसका मतलब जो एफसीसी है, एफसीसी में टोटल 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, और जो भी टेट्राहेड्रल है वो है ना, वो यूनिट सेल के अंदर है, इंटीरियर पोजीशन में है, बाहर नहीं है। ठीक है, और देख लो यहाँ पर किस तरह से ये स्फीयर को टच कर रहा है। जो टेट्राहेड्रल वायर्स है, टेट्राहेड्रल वायर्स 4 स्फीयर को टच करता है। तो तुमने इस कॉर्नर को ले लिया, ये कॉर्नर है, ये फेस सेंटर है, फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर है, और ये तुम्हारा फेस सेंटर है। ठीक है, ये टॉप का फेस सेंटर है, ये बैक का फेस सेंटर है, और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का सेंटर है। सर फेस फ्रंट सेंटर का होगा ना, बैक? अच्छा नहीं, बैक फ्रंट का। का नहीं है ये। ठीक है, फिर से देखो, ये तुम्हारा सर समझ कॉर्नर है, गया। पीछे वाला बैक साइड का कॉर्नर है ना। ये टॉप है, ये बेटा ये टॉप, ये तुम्हारा लेफ्ट है, और ये बैक है। ठीक है, तो इन चारों को टच करते हुए एक वैकेंट स्पेस यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर तुम डिस्टेंस की बात करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा बेटा? ये डिस्टेंस तुमने मैंने निकाल के बता दिया था कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ बेटा। √3a/4। √3a/4 होगा। ठीक है, √3a/4 होगा। तो जितने भी टेट्राहेड्रल है वो टोटल का टोटल यूनिट सेल के अंदर है, टोटल काउंट करोगे, है ना। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से है। तो जो यूनिट सेल है बेटा, उसको तुमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा फर्स्ट है ना। उसी तरह से जो पीछे वाला होगा यहाँ पर, ऊपर से नीचे जाएगा बॉडी डायगोनल, वहाँ पर भी होगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, मतलब कि टोटल यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वाइड होगा। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड यस सर। इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एफसीसी में, है ना, 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स तुमने निकाला था, और टेट्राहेड्रल वाइड कितना है बेटा? टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन तुम्हें मिलेगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है तुम्हें। नोट कर लिया? यस सर। तो अब हम लोग को एससीपी देखना है, लेकिन एससीपी से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एससीपी से पहले कुछ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन शायद कल नहीं हुआ था, तो इसको पहले कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, एन एलिमेंट crystallizes into a structure which may be described by a cubic type of unit cell having 1 atom in each corner of the cube and 2 atom on one of its face diagonal. If the volume of its, इसको पढ़ो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो बहुत ही आसान है, पहले 1 कर लो फिर 2 करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे तुम्हें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं।
तो ट्राई करोगे बेटा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इनटू स्ट्रक्चर व्हिच मे बी डिस्क्राइब बाय ए क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल हैविंग वन एटम इन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो हर एक कॉर्नर, क्यूब के हर एक कॉर्नर तुमने स्फीयर को अरेंज कर दिया एंड टू एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस डायगोनल्स। दो एटम को तुमने फेस डायगोनल पर अरेंज किया। जो फेस डायगोनल है यहाँ पर दो स्फीयर को इस तरह से अरेंज किया, ठीक है। टू एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस डायगोनल, यहाँ पर भी दो स्फीयर है, उस तरह से यहाँ पर भी दो स्फीयर को लगाओगे। जितने भी फेस डायगोनल वहां पर भी इस तरह से दो दो स्फीयर को अरेंज करते जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इफ वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज, जो वॉल्यूम यहाँ पर है दिया गया है ना। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल टू 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का तुमने 200 ग्राम ले लिया, 200 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट होगा तुम्हें निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि देखो डेंसिटी दिया गया है, यस ठीक है। डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम भी तुम्हें मालूम है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। डेंसिटी भी दिया गया है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर निकाल लोगे तो वहां से तुम्हें निकल जाएगा मोलर मास। देखो जो डेंसिटी वाला फार्मूला, डेंसिटी फार्मूला यूज करोगे, जेड मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन ए। यहाँ से तुम क्या निकालोगे, मोलर मास ऑफ जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, उसका मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास। तो अब तुम्हें क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई आवागाद्रो नंबर, है ना। देखो यहाँ पर तुम्हें मालूम है W मालूम है, कितना वेट है सब्सटेंस का तुम्हें मालूम है W, ठीक है। W डिवाइड बाई मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई आवागाद्रोज नंबर, तो क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। Yes, तो यहाँ sir. तुम्हें यही निकालना n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इस यूनिट सेल में। 200 ग्राम में कितने एलिमेंट वो तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले तुम्हें निकालना होगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, m निकालोगे। m कैसे आएगा, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, जेड का वैल्यू तुम्हें इस जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ऊपर उस इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा कि यूनिट सेल में कितने स्फीयर होगा, कितने स्फीयर हो रहा है बेटा यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर, बताओ जेड का वैल्यू कितना होगा। मेन काम यहाँ पर है जेड का निकालना, तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा सर 3 प्रिमिटिव में क्या होगा 1 होगा, है ना। और हर एक बॉडी डायगोनल, यहाँ पे जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल बोला है यहाँ पर, फेस डायगोनल पर 2 एलिमेंट है, मतलब हर एक फेस पर एक एक स्फीयर होगा। तो कितने फेसेस यहाँ पर है, 6 फेसेस है ना। तो फेस से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर 7 स्फीयर और टोटल 7 स्फीयर। तो जेड इज इक्वल टू 7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 7 रख दोगे, यस सर। फिर वहां से मोलर मास निकल आएगा, मोलर मास का यूज कर लोगे, आ जाएगा आंसर। कर लोगे इसको, अब तो कर लोगे ना, मैंने फार्मूला बता दिया कैसे करना। कर रहे हैं सर अभी। सर एज लेंथ कैसे निकलेगी सर? एज लेंथ दिया गया, हाँ एज लेंथ की जरूरत नहीं, वॉल्यूम दे दिया गया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया गया, अच्छा ए क्यूब की जगह सीधा भी रख देंगे। यहाँ डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया गया। हो जाएगा, कर लेना बेटा, ठीक है। सर वेट प्लीज सर, वेट।
यहाँ पे बेटा एक जो क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है, इसमें फेस सेंटर पर केवल एक ही फेस सेंटर को यहाँ पर जूम किया है इस क्वेश्चन में। एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर सिवा हर एक फेस पर दो स्फीयर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर या सोल्यूशन दिया गया है वहां पर केवल एक ही फेस पर दो एटम को लिया है। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरह से होगा, बस यहाँ पर जो 7 है 7 यहाँ पर 2 लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम 7 से करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा कि ओनली वन फेस लिखना तो चाहिए, लिखा हुआ है वन ऑफ इट्स फेस डायगोनल। वन ऑफ इट्स फेस डायगोनल। ठीक है, केवल एक ही फेस पर दो स्फीयर होगा। सब कुछ वही है, बस जेड केवल यहाँ पर 2 रखो बेटा, याद रखो यहाँ पर जेड केवल 2 होगा। हर एक फेस पर दो स्फीयर नहीं है, केवल एक फेस पर दो स्फीयर है। ठीक है, जैसे तुमने एक फेस बनाया इस तरह से, एक मिनट, तो केवल एक फेस पर दो स्पेस होगा। ठीक है, हर एक फेस पर नहीं है, केवल एक फेस पर। तो एक यहाँ से आ जाएगा और बाकी की जो प्रिमिटिव है प्रिमिटिव से 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा। बाकी जो कैलकुलेशन सेम है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। तो आंसर यहाँ पर नोट कर लो, आंसर यहाँ पर दिया गया है सर इसने तो कुछ 2.134। अलग ही किया है सर। तुम सोल्यूशन में मत देखो ना बेटा, तुम अपना करो, आंसर सेम आएगा। सर उस तरीके से कर रहा हूँ तो 3.47 आ रहा है सर। 3.47 एटम इंटू 10⁻25 समथिंग। तुम्हारा मोलर मास कितना आया? मोलर मास सर मैंने उसी की फॉर्म में छोड़ दिया, Na वगैरह की फॉर्म में, क्योंकि Na से Na तो कट ही रहा है। ठीक, तो मैं करके दिखाऊं इसको? यस सर। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया, पहले मैं जो कांस्टेंट है उसको लिख लेता हूँ। तो वॉल्यूम यहाँ दिया गया है 24 × 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी डी दिया गया है 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया गया है, और डब्ल्यू दिया गया है 200 ग्राम, और कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया है। तो D इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई अवागाद्रो नंबर। तो फ्रॉम हियर m इज इक्वल टू D 7.2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम हो गया 24 × 10⁻⁻24। अवागाद्रो नंबर को नहीं रहने दो, अवागाद्रो नंबर रहेगा यहाँ पर, डिवाइड बाई यहाँ पर जेड के बदले तुमने 2 लिया है, जेड इज इक्वल टू 2। 3 सर, 2 यहाँ पर देखो 2, ओके 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 फ्रॉम द कॉर्नर 1 एटम फ्रॉम द 2 फेस डायगोनल। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया, केवल 2 ही दिया गया, पूरा कैलकुलेट करके लिखा हुआ 2 मैंने ले लिया यहाँ पर। तो जो दिया गया उसका करोगे तो उतना ही आएगा, बस मैं बता रहा हूँ किस तरह से कर रहे हो तुम। ये दूसरे मेथड से किया हुआ, तुम दूसरे मेथड से कर रहे हो। ठीक है, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ पर तुमने m निकाल लिया, तो ये हो गया m मोलर मास। तो मोलर मास निकाल लिया, तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास दिया गया 200 ग्राम, मोलर मास तुम यहाँ पर लिख लो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो जगह 200 डिवाइड बाई 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई अवागाद्रो नंबर। ठीक है, और ये न्यूमरेटर चला जाएगा 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालोगे, दैट इज अवागाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको तुम अवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अवागाद्रो नंबर से कैंसिल हो जाएगा। सर आ गया 2.314। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2.314
7.2 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 10 पावर 24, तो ये आंसर आ जाएगा। यही तो आंसर यहाँ पे ऊपर भी तो लिखा है ये, देखो दोनों सेम है। सर जेड की वैल्यू में कंफ्यूजन। हाँ जेड यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेट कर, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो कैलकुलेट करके दिया गया, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने ये सोचा कि यहाँ पर दिया गया हर एक कॉर्नर पर एक एक स्फीयर है, जबकि इसने बोल दिया कि पूरा कॉर्नर को मिलाकर एक स्फीयर है, और जो फेस डायगोनल है फेस डायगोनल को मिलाकर भी एक स्फीयर है, तो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, और जो फेस डायगोनल वहां से भी एक मिल गया, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, होता थोड़ा बहुत। आगे चलो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2, व्हाट इज द एम्प्टी फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन -1 कर दोगे तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। सर सिंपल क्यूबिक का होगा 32, 52 होता है ना, तो 1 माइनस 0.52 करोगे तो 0.48 होगा ना, तो 48 बचेगा। सर बीसीसी का बचेगा हमारा 32 एंड एफसीसी का बचेगा 26। कर लोगे ये? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाइड्स पर। वर्ड्स तो सर अभी पढ़ लिया। नहीं, उसके न्यूमेरिकल्स पर। ओके सर। तो जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, काफी आसान से क्वेश्चन है यहाँ पर। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ A and B atoms have a crystalline structure in which A forms a hexagonal close packed structure and B occupies। अच्छा, ये SCP का मैंने नहीं बताया है, SCP को मैं ये कल बताऊंगा, SCP का भी मैंने वाइड्स नहीं बताया है, तो इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जहाँ पर FCC है उसको मैं कर देता हूँ, दूसरा देता हूँ, ये कौन सा है, क्लोज पैकिंग, ये CCP है, इसको करते हैं बेटा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए सॉलिड क्रिस्टल इज composed of XYZ atom. Y atoms are occupying 50% of octahedral wide, whereas X atom are occupying 100% of tetrahedral wides, and Z atoms in CCP array arrangement। CCP मतलब cubic close packing। Then the rational formula of the compound is given। तो अब यहाँ पर XYZ लिखोगे, इस तरह मैंने पहले करवाया था XYZ। तो जो X है, X में लिखा हुआ 50%, तो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो 50% ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब कि टोटल कितना था, कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड था बेटा। तो अगर CCP की बात करोगे तो CCP में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है बेटा, 4 होता है। CCP मतलब FCC। ठीक है, FCC याद रखो, CCP मतलब FCC। तो FCC में टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, तो 50% ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाइड है, तो 4 का 50% मतलब 2, तो X2 हो गया। Y की बात कर लो तो Y क्या है, Y एटम्स, मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, Y एटम्स आर ऑक्यूपाइंग, तो ये वाइड है यहाँ पर, ये मैं उसको ऊपर Y कर देता हूँ, ये Y है। Y atoms are occupying 50% of octahedral wide, तो ये Y हो गया। Whereas X atom were occupying 100% of tetrahedral wides, तो जो X है वो 100% tetrahedral wides है। ठीक है, तो 100% tetrahedral wide मतलब कितने tetrahedral wides बेटा, 8 tetrahedral wides है। हर एक tetrahedral wides पर X atom है। Z देखो, Z क्या है, Z atoms in CCP array, मतलब FCC बना रहा है Z atom। ठीक है, तो कितना होगा बेटा, FCC में कितने एटम होते हैं, 4 होता है। ठीक है, बात सुनाई दे रहा है मेरा या नहीं तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन नोट कर लेते। तो X यहाँ पर 2 हो गया, X यहाँ पर 8 हो गया, Y यहाँ पर 2 हो गया, Z इज इक्वल टू 4। उसको अरेंज कर दोगे तो XYZ के फॉर्म तुम्हें अरेंज करना है, XYZ, तो X यहाँ पर हो जाएगा 8, Y यहाँ पर 2 हो गया, Z यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर X 4 हो जाएगा, Y 1,
और Z2 X4YZ2 X4YZ2 तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सर एक सेकंड रुक जाओ सर। सर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स तो हमारी 8 होती है ना शायद। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स से 4 होता है, कराया था। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी, देखो एफसीसी में 4 है, ठीक है, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 8 टेट्राहेड्रल वर्ड। ये तुमने लिखा भी होगा नोट्स में, है ना। तो यहाँ पर 8 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। एक बार सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये होमवर्क है, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम लोगों को डीपीपी भी मिला होगा, डीपीपी भी सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में डीपीपी का जो आंसर है इसको डिस्कस किया जाएगा संडे को। तो डीपीपी को करके आना है। Z4 कैसे आ गया? जेड क्या है बेटा? सीसीपी। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब एफसीसी हो गया। तो एफसीसी में कितने एटम होते हैं? एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने स्क्वायर होते हैं? बताओ बेटा। 4 होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ 4 रख दिया। ये फेस सेंटर वाला भी काउंट करोगे यहाँ पर, तो याद रखो जो एफसीसी है, एफसीसी में 4 एटम होगा, ठीक है। सर इसके हिसाब से ए नहीं आना चाहिए आंसर। हाँ तो आंसर अच्छा ए भी दिया है क्या? हाँ तो ए होगा आंसर। नहीं सर। हाँ हाँ सर ए ही होगा, आपने डी कर दिया, सी कर दिया। ए लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर आंसर देख लेता हूँ मैं, आंसर क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूशन देख लेते हैं, आंसर ये दिया है, ठीक है। सर इम्पेरिकल नहीं पूछा ना? इंपेरिकल ने पूछा है। पेपर में था ऐसा जिसमें इम्पेरिकल पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना बेटा। ये इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको डाउट हो रहेंगे, जो डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।